ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो अति दुर्गम माना जाता है। मैं जनपद चमोली के एक दूरस्थ क्षेत्र है निजमुला वैली, पाणा गांव का रहने वाला हूं कि 32 किलोमीटर हम पैदल चलते थे। मैं 24 दिन का था तो मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे। हाँ, आपको वकील बनना था, आप राजनेता बन गए। राम मंदिर को बनाने का जो एक पूरे देश में एक जज्बा था। साध्वी ऋतुम्बरा जी छिनका में आई, उनके भाषण हमने सुने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमने ज्वाइन किया। अरे जनरल खनौरी जी हमारे सांसद थे, तो लोगों ने मुझे प्रधान बना दिया, निर्विरोध प्रधान बना दिया। तो और मैं 92 घंटे निरंतर भूख हड़ताल में रहा हूँ। और फिर जब सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उन्होंने झूठा आश्वासन ही दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से सड़क मिल गई। गांव के बीच में मैंने फील्ड बना रखा। गांव वैज्ञानिकरण से लोगों को जोड़ने के लिए हमने फलदार वृक्षों को लगाया। हमने हमारे एक करजन ट्रैक है तो मेरे गांव से होके गुजरता है, तो उस पे कहते हैं कि 20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ था। तो जो आपका सफर रहा, राजनीतिक सफर, एक आम कार्यकर्ता से और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पहले जब 5 वोट नहीं पड़ते थे, आज 85% से ऊपर वोट पड़ती है। अन्य राज्यों में जाकर के, जैसे हिमाचल जाकर के, दिल्ली के चुनाव में जाकर के, अन्य राज्यों के चुनाव में जाकर के अपने प्रबंधन क्षमता को दिखाया है। नजदीकी है 2027 और आपका नाम तो बहुत चर्चाओं में है। टिकट तय जो है कोई प्रत्याशी नहीं करता है, दावेदारी तो प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है। हमारे पास जो है सप्तकुंड देवांगन, जहाँ की मैं तो कालांतर में आप यदि 500 साल पहले, 1000 साल पहले बोलेंगे कि ऋषिकेश ऊपर रास्ते ही नहीं थे, पैदल कोरोना काल में उन्होंने 5 लाख का प्रसाद बेचा। हेड़ा है, बहेड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी जड़ी बूटियों से भरा हुआ पूरा खजाना हमारे पास। अक्सर पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, तीनों चीज। तो एक तरफ से उसका बछड़ा पीता था थन पर ही, और एक तरफ से मैं पीता था। और वो जब उधर से दूध पीता तो बछड़ा तो अक्सर जो है, जो एक जोर से थपकी मारता है तो मेरे नाक पे लग जाती है इधर से, क्योंकि मेरा भी मुंह उस पर रहता है। तो हमारे जो युवा सुधरेंगे, युवा नशा मुक्त होगा, हमारा समाज अच्छा होगा। नमस्कार, मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में, पूरे एनएच परिवार की ओर से। दोस्तों, आज एनएच परिवार के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में, व्यक्ति विशेष सीरीज में हमारे साथ उत्तराखंड की एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, जिनका पूरा जीवन एक संघर्ष की कहानी है। आपने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में देखी हैं। आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो अति दुर्गम माना जाता है, पर आज जो आपकी सफलता है वो समाज में दिख रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्रीमान रघुवीर सिंह बिष्ट जी, और आप भाजपा में कई पदों पर रह चुके हैं। आप वर्तमान समय में रुद्रप्रयाग जनपद के सह प्रभारी हैं। आप पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं जनपद चमोली के, और आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, और समाज सेवा तो आपके रग रग में बसी है। लगातार बहुत सारे समाजोपयोगी जो कार्य हैं आपके द्वारा किए जाते हैं। तो आज आपके इस बारे में जानेंगे, जीवन के बारे में, बचपन के बारे में, सामाजिक जीवन, आपका जो है राजनीतिक सफ़र, और बहुत कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तेज बातें, कुछ कड़वी बातें, कुछ अच्छी बातें, बहुत सारी बातें आपके साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएच परिवार में। एनएच परिवार के दर्शकों को सबसे प्रथम तो प्रणाम, और आपका धन्यवाद है कि आप हमारे बीच आए। जी सर, तो बहुत सारी बातें आज आपके साथ करनी है। तो बिष्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो आपका प्रारंभिक जीवन है वो कहाँ गुजरा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में संघर्ष रहे, गांव के बारे में कुछ यादें। मैं जनपद चमोली के एक दूरस्थ क्षेत्र है निजमुला वैली, पाणा गांव का रहने वाला हूं, और बहुत अंतर्वर्ती क्षेत्र है और विकास से बहुत कोसों दूर तो रहा है वो गांव। आज भी कुछ परिस्थितियां विकट हैं, उनको भी हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पाणा गांव में ऐसी स्थिति में रहा कि 32 किलोमीटर हम पैदल चलते थे, और हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल से अलावा हमारी जो 6 से 8 की पढ़ाई थी, हम बगल के गांव में 7-8 किलोमीटर पैदल जा करके पढ़ाई करते थे, ईरानी गाँव में। तो ये स्थिति हमारी थी। ऐसे परिस्थिति से हम बाहर निकले। तो क्योंकि जब भी मैंने आपसे चर्चा की है, आपसे वार्तालाप हुआ, तो आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो बड़ा कष्टदायी रहा, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या वाकया रहा कि जो कि आपके जीवन में बचपन में इतनी सारी कठिनाई आई। देखिए, जब मैं 24 दिन का था तो मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, और घर में हम
6 भाई बहन थे, मतलब सहारा भी कोई नहीं था। पिताजी हमारे अकेले इकलौते पुत्र थे। उस ज़माने में ना टेलीफोन, ना कनेक्टिविटी, ना सड़क का कोई वो, तो परिवार को सूचना भी लगभग 2 महीने बाद पता चला कि हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। तो पिताजी ख़त्म हुए तो घर की परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ रही। बहुत संघर्षों से हमने बचपन को यापन किया। अभाव जैसा होता है, बहुत संघर्षों से हमने अपने जीवन को, पूरे परिवार को हमने साथ मिल करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ हुई? उसके बाद जो है आपने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से प्राप्त की आपने? जी हाँ, तो प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल थी, और उसके बाद ईरानी हमने कक्षा 8 तक ईरानी पढ़ा। और ताजुब करोगे उस ज़माने में 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर आपको छिनका करके जो है आपको 9th में 10th में यदि आगे पढ़ना पड़ता तो वहाँ आके पढ़ना पड़ता। यार छिनका से मैंने फिर हाई स्कूल किया, इंटरव्यू वहीं से किया। फिर उसके बाद तो हम फिर गोपेश्वर आ गए थे। हमने यहीं से ग्रेजुएट और LLB हमने गोपेश्वर से किया। तो आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद LLB किया जी। और आज जो है कि आप राजनेता हैं, तो कहाँ आपको वकील बनना था, आप राजनेता बन गए। ये क्या सफर रहा है ऐसा? आप क्यों डाइवर्ट हुए इस ओर? 90 के दशक की बात है। हम छिनका में पढ़ते थे, तो उस समय कार सेवक, राम लहर, राम मंदिर को बनाने का जो मतलब एक पूरे देश में एक जज्बा था। तो साध्वी ऋतुम्बरा जी छिनका में आई, उनके भाषण हमने सुने। तो जब उनके भाषण सुने तो हम उनके भाषणों से बहुत ओतप्रोत हो गए। बहुत सारे युवा हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमने ज्वाइन किया। फिर ये निरंतर यात्रा आगे बढ़ते रहे। फिर हमें नहीं पता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कब हमको ये समाज सेवा करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर जनरल खनौड़ी जी जब रिटायर्ड हुए और हमारे केदार सिंह फोनिया जी, दोनों महान हस्तियाँ जब रिटायर्ड हुए, एक साथ गोपेश्वर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो सौभाग्य हमारा रहा कि हम भी उसी दिन, हमने भी सैकड़ों हमारे युवा, हमारे साथी, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और बस वहाँ से हमारी निरंतरता उनके पद चिन्हों पर चल करके हम आगे समाज की सेवा करते रहे। तो आप तो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। ये प्रधान बनने तक का सफर कैसा रहा? क्या रहा आपके मन में ख्याल आया कि भाई प्रधान ही लड़ते हैं, या और उसके बाद आप प्रधान बने? मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं, प्रधान के लिए मैं चुनाव लड़ा नहीं। प्रधान तो मैं गांव वालों ने निर्विरोध बना दिया। आपको इसके पीछे एक छोटी सी एक बात है। स्वजल योजना चली, तो स्वजल योजना चली तो विश्व बैंक की योजना थी। गांव के लोगों के पार्टिसिपेशन से, गांव के लोगों के सहयोग से स्वतः ही अपनी योजनाओं को बनाना, और वो भी 30-40 लाख की योजना बनाना। कैसे बनाना करके 3 हमारे तोक है, 3 योजनाएं थी हमारी। तो उसको बड़ी पारदर्शिता से हमने सब गांव वालों के सहयोग से बहुत अच्छी योजना बनाई, जो आज भी चल रही है। तो गांव वालों को लगा कि ये लड़का नया है, हुनर है इसके अंदर, ये कुछ कर सकता है। तो एक तो कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय हमारे जनरल खनौड़ी जी हमारे सांसद थे। उन्होंने हमें दिल्ली बुला लिया। दिल्ली आए तो बोला, भाई कि तेरी कोई योजना है, कोई परेशानी? हमने कहा हमारी तो सबसे बड़ी परेशानी सड़क की है, हमें सड़क दो। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ जो है स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ जो है हम बिजली हमारी थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई एकदम से आप ये कहेंगे कि 32 किलोमीटर जो है एकदम से हम जो है 15-20 गाँवों को जो है एकदम से बिजली से आच्छादित कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप बताओ कि सोलर सिस्टम लेना चाहोगे? मैंने कहा हाँ। तो 265 सोलर, खाली एक चिट्ठी लिखने पर 265 सोलर लाइटें जो है वो सैंक्शन हो गई। सैंक्शन हुई तो उनका कुछ दिन बाद हमें हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब का, उरेडा जी का चिट्ठी आई, संदेश भाग पहुँचा कि भाई साहब, उस ज़माने में फ़ोन तो होते ही नहीं थे, तो भाई साहब करके कि आपके यहाँ जो है 265 लाइटें स्वीकृत हो रखी हैं। तो स्वीकृत हुई तो पाणा, ईरानी और झींझी 3 आज ग्राम सभाएँ हैं। तो उन तीनों ग्राम सभाओं में हमने सब परिवारों के लिए एक जो है सोलर पावर पैक दिया। तो उस समय भी बड़ी पारदर्शिता था। बहुत सारे लोगों ने कहा, लुभावने लोगों ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा हमको दे दो भाई साहब, हम तो रुपये दे देंगे, 5,000 रुपये दे देंगे, 2,000 रुपये दे देंगे, 10,000 रुपये दे देंगे। हमने कहा नहीं, जिस गाँव के लिए आ रखा है वो पैदल जाने वाला व्यक्ति जिस तरीके से भी ले जा सकता है, घोड़े से, खच्चर से, अपने पीठ में जैसे ले जा सकता है वो ले जाए, और जाएगा वहीं, नहीं तो हम जमा कर देंगे वापस सरकार को।
तो लोगों के अंदर फिर ये भावना लगी भाई इसके अंदर ईमानदारी भी है और फिर काम करने की शैली इसके अंदर स्वजल की योजनाओं में इसने हमने देखा है, तो लोगों ने मुझे प्रधान बना दिया, निर्विरोध प्रधान बना दिया। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपके क्षेत्र की समस्याएं बहुत विकट थी, जटिल परिस्थितियों में आप जब प्रधान बने तो उस समय की परिस्थितियां काफ़ी जटिल रही होंगी। आप कह रहे हैं कितना पैदल रहा, बिजली की समस्या थी, तो आपने जो है कि प्रधान रहते हुए जो आपका क्षेत्र था उसके लिए क्या क्या कार्य किए जो कि आज भी सब लोग याद करते होंगे और जिससे आपको दिल की खुशी मिली हो? जब मैं प्रधान बना तो यकीन करोगे कि 32 किलोमीटर तो हमारे यहाँ पैदल चलना पड़ता था हमको। उसके बाद हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हमारे ईरानी गांव में नहीं थी, झींझी में नहीं थी, दुर्मी में नहीं थी, पगना में नहीं थी और गोंडा में अब पोल बिछ रहे थे उस समय। उसके बाद ये 32 किलोमीटर या के जंगलों से घूम फिर करके वो लगभग 35-40 किलोमीटर हो गया होगा, इतना लंबा लेन थी। तो बिजली ले जाने का प्रयास किया। सारे हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं हम सब इकट्ठे हुए, हमारे जो गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं हमने सबको एकत्रित किया, सबके सहयोग से हमने धरना प्रदर्शन किया और मैं 92 घंटे निरंतर भूख हड़ताल में रहा हूँ। और फिर जब सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उन्होंने झूठा आश्वासन ही दिया, आश्वासन दे करके हमको उठाया। फिर उस समय तो हम उठ गए, फिर हमने अपना संघर्ष जारी रखा। फिर हमारी सरकार आ गई तो हमको फिर सड़क मिल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से सड़क मिल गई, तो 32 किलोमीटर सड़क कटी। और हमारे क्षेत्र में मैंने पहले बताया कि आपको कि हमारे यहाँ कक्षा 8 से 20 गांवों के बीच में कक्षा 8 से ऊपर की स्कूल नहीं थी। तो आज 3 इंटर कॉलेज हैं। ये इस कारण से है कि हमने युवाओं को, जो सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको साथ देने का प्रयास किया हमने। हमारे यहाँ आज सड़क है, हमारे यहाँ बिजली है, हमारे यहाँ 3 इंटर कॉलेज हैं और 2-3 हाई स्कूल हैं और तमाम हमारे अब विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, बहुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रयास हमने किया। मैं अपनी गांव की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव में एक फील्ड नहीं था, मेरे गांव के बीच में मैंने फील्ड बना रखा, गांव के बीच में। और मिलन केंद्र नहीं था, पंचायत घर नहीं था मेरे यहाँ। मैंने अपने गांव में रहते, मेरे गांव में ताजुब करोगे, जब मैं प्रधान बना तो लोगों को पता चला कि अब सीसी मार्ग भी ऐसा होता है। तब सीसी मार्ग बनाई हमने और हमने लोगों को स्वच्छता के लिए अवेयरनेस किया। और प्रत्येक परिवार को मैंने अपने पैसे से सबको एक टॉयलेट सीट, शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रयास किया। सब लोगों ने प्रयास किया। भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी, मेरे कार्यकाल के बाद के प्रधान जो है सम्मानित भी हुई हैं। तो ये आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब ये कार्यक्रम चला तो हमारे गांव से 37 बच्चे ड्रॉप आउट थे, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे, विशेषकर लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान के कुछ हमारे अधिकारीगण गए, मैं खुद गया, तो हमने एक रणनीति बनाई। हमने एक बहुत बड़ा सा पेंट का डिब्बा लाल रंग का ले गए और एक छोटा सा 200 ग्राम की हरे रंग की डिब्बी ले गए। तो हमने बोला भाई गांव वालों को, यदि आपने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा तो कल हम जो है आपके घर पे बहुत बड़ा गोला बना देंगे लाल, और वो तो दूर से देखेगा भाई इस घर पे खतरा है, यहाँ से बच्चे स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, ये समाज से दूर रहते हैं, इनसे दूरी बना के रखो। और जिसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, जो नियमित बच्चे पढ़ने वाले होंगे, उनका पुरस्कार देंगे, पर छोटा सा हरा बिंदा बनाएंगे, वो ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। दूसरे दिन प्रयास किया, यकीन करोगे हमारे गांव के कुछ बुद्धिजीवी, भूतपूर्व सैनिक और बुद्धिजीवी लोगों के साथ हमने मिलकर के काम किया। तो तीसरे दिन में 37 के 37 बच्चे स्कूल चले गए थे। आज की स्थिति है कि हमारे बच्चे अपने गांव में तो पढ़ ही रहे हैं, मगर अच्छी पढ़ाई के लिए जो है शहरों में भी आ रहे हैं। गोपेश्वर में हैं, देहरादून में पढ़ रहे हैं, श्रीनगर में पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं। अब वो लोग अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक हो गए। मैं और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा गाँव बहुत दूर का गाँव है। हमने जड़ी बूटी का रोपण किया, कूट की लगाने का प्रयास किया। हमने जो है उद्यानीकरण से लोगों को जोड़ने के लिए हमने फलदार वृक्षों को लगाया। हमने कहा इनको लगाएंगे तो बहुत से में आपके जो है ये आय का साधन बनेगा। हमने जो है लोगों को भेड़ पालन के प्रति जागरूक किया। हमने लोगों को आधुनिक कृषिकरण के लिए, हम प्रत्येक साल हमारा पंतनगर का बीज आता था गेहूं का, और मटर हम रोजाना ले जाते थे। तो तब से ही शुरू किया हुआ हमने, और लोगों को इस तरीके से हमने जोड़ा और बहुत सारे काम किए। काम तो इतने किए, आप कल्पना करोगे कि
हमारे एक करजन ट्रैक है, तो मेरे गांव से होके गुजरता है, तो उस पे कहते हैं कि 20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ था। पेड़ गिरे हुए हैं, पर्यटक जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सड़क टूटी हुई है, पुल नहीं है। तो लगभग करोड़ों रुपया हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से करोड़ों रुपया हम जो है सम विकास की योजना होती थी उस ज़माने में, सम विकास का पैसा लेके बहुत पूरी सड़क के पैदल मार्ग को हमने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का होगा, वो पूरा सुधारीकरण हमने किया है। तो बहुत सारे काम किए। चलिए, ये आपके जो कार्यकाल आपका रहा बड़ा शानदार रहा, बड़ी उपलब्धियां आपकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इसी प्रकार क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। अब क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप एक राजनेता हैं, तो भाजपा में जो है वर्तमान समय में आप रुद्रप्रयाग के सह प्रभारी हैं जनपद के और जिला चमोली के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश कार्य समिति के आप सदस्य हैं। तो जो आपका सफ़र रहा, राजनीतिक सफ़र, एक आम कार्यकर्ता से और यहाँ तक, वो कैसा रहा? देखिए, हमारे 20 गांव में वैली में निजमुला वैली में 20 गांव हैं। तो पहले 10-15 कार्यकर्ता भी नहीं थे। हमारे एक पान सिंह जी हमारे मित्र, वो और मैं पहले जुड़े और इस तरीके से फिर हमने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, फिर मैं बूथ अध्यक्ष बना। आज यकीन करोगे कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पहले जब 5 वोट नहीं पड़ते थे, आज 85% से ऊपर वोट पड़ती है। इतने लोगों का जुड़ाव हो गया, युवाओं का, भूतपूर्व सैनिकों का, समाज महिलाओं का, सभी का मतलब जुड़ाव हो गया। आज तो बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया। तो मैं जो हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं पहले सेक्टर प्रभारी बोलते हैं, आज शक्ति केंद्र संयोजक बोलते हैं। मैं शक्ति केंद्र संयोजक रहा हूँ, मंडल में महामंत्री रहा हूँ। हमारे जिले के मीडिया के तौर पर जो है मैं विधानसभा का संयोजक रहा हूँ। उसके बाद विधानसभा से जिला का मीडिया प्रभारी बना हूँ। उसके बाद मैं संयोग से जो है 2012 के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा का संयोजक भी रहा हूँ। मैंने यहाँ ही नहीं, अन्य राज्यों में जा करके, जैसे हिमाचल जा करके, दिल्ली के चुनाव में जा करके, अन्य राज्यों के चुनाव में जा करके अपने प्रबंधन क्षमता को दिखाया है। और आज भी लोग याद करते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कैसे करें। रुद्रप्रयाग जिले में मतलब विगत 5 सालों से वहाँ सह प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं का स्वभाव, प्रभाव, काम करने का तौर तरीका, ये सब सीखा है और हमको भी सीखने को मिलता है राजनीति में। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही हैं और पार्टी की निरंतर सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। तो बिश जी, मुझे ना विधानसभा चुनाव दिख रहा है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीकी है, 2027, और आपका नाम तो बहुत चर्चाओं में है। पोस्टर आजकल जो है चल रहे हैं, लोग आंकड़े जो है दिखा रहे हैं कि किसको आपकी पसंद कौन। तो आपका लगातार चल रहा है कि भैया आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो अगर जो है आपको टिकट मिलता है और आपको जनता चुनती है, आप विधायक बनते हैं, तो आपकी विकास को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि टिकट तय जो है कोई प्रत्याशी नहीं करता है। दावेदारी तो प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है, वो दावेदारी करेगा और करनी भी चाहिए। जब कार्यकर्ता दावेदारी नहीं करेगा तो उसके अंदर वो निखार नहीं आएगा, वो जुड़ाव नहीं आएगा, वो लगाव नहीं आएगा। तो कार्यकर्ता तैयारी करता है, कार्यकर्ता जुड़ाव रखता है, कार्यकर्ता लगाव रखता है, ये तो ठीक है। परंतु हमारा जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, इसका पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो सर्वे होती है, सर्वे इन आधारों पर होती है कि हमारे नेतृत्व का, हमारे नेता का कार्यकर्ताओं के प्रति कितना जुड़ाव है, समाज के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज के प्रति क्या योगदान है, और उसके जैसे हमारी पार्टी कहती चाल, चरित्र और चेहरा। तो इन चीज़ों को बहुत गहनता से देखा जाता है, बहुत गहनता से परीक्षण किया जाता है, तब जाके टिकट मिलता है। और यदि आपके मुंह में घी शक्कर की थी मुझे टिकट मिला, तो बद्रीनाथ जैसी विधानसभा में बहुत सारे काम करने की संभावनाएं हैं। हमारे पास बद्रीनाथ विधानसभा में या हमारे आसपास के क्षेत्र में तीर्थाटन तो भरा पड़ा है। वर्ष भर लोग इन बड़े बड़े धामों में आते हैं, लोग जाते हैं। हमारे ज्योतिर्मठ में हैं, हमारे ज्योतिर्मठ में नरसिंह भगवान जी हैं,
हमारे आगे जाएंगे योग ध्यान बद्री जी हैं, हमारे बहुत से बद्री धाम है, हमारा जो है नीति वैली में जाएंगे तो आपके जो टिम्बर सेठ महादेव जी हैं, हमारे जो है काल माता की माता है, प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध स्थल हैं। उन तक हम कैसे करके टूरिस्ट को अपने धार्मिक यात्रा को बढ़ा सके, ये एक पहलू ही है। दूसरा पहलू, हमारे पास चोपता जैसा विश्वविख्यात जो है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, ऐसा स्थल हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास फूलों की घाटी पड़ी हुई है, हमारे पास जो औली पड़ा हुआ है, इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल। हमारे पास जो है सप्तकुंड देवांगन, जहाँ की मैं तो बहुत छोटा बच्चा था और फॉरेनिस्ट रूपकुंड जो हमारा कर्जन टेक है उससे आते थे, और सप्तकुंड देवांगन ऊपर का जो कारी बुग्याल, उस उधर दयाली सेरा, उधर पूरा भरा पड़ा हुआ है। ऐसे प्रकृति से हमारे पास तो खजाना है, मगर उस खजाने का यूज़ हमारा नवयुवक उसको रोज़गार के रूप में कैसे ले सकता है। हम टूरिस्ट गाइड बने तो हम कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, उनको आकर्षित कैसे कर सकते हैं, हमारे व्यवहार में कैसा हम लोग कर सकते हैं, उनको कैसी सुविधाएं दे सकते हैं, इन चीज़ों पर हम बहुत गहनता से हम देखेंगे। दूसरी चीज़, हमारे पास आजकल जो है हमारी मातृशक्ति है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। और यहाँ की महिलाएं तो मातृशक्ति तो आप यकीन करो कि रीढ़ है हमारी, इस उत्तराखंड की रीढ़ है। और इनको थोड़ा सा आधुनिकता में, थोड़ा सा इनके जो सामान है उनकी पैकेजिंग में उसका आकर्षण बढ़ाना, उसको मॉडिफाई करना, उसको नए रूप में देना, ये करने की थोड़ा सा आवश्यकता है। ये खजाना भरा हुआ है। देखो पुंडित जी, मेरे पास तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बद्री विशाल। बद्री विशाल में वहाँ प्रसाद क्या चढ़ रहा है आपका, लीची और चना। मैं विरोध नहीं करूँगा, ठीक है, परंतु कालांतर में आप यदि 500 साल पहले, 1000 साल पहले बोलेंगे कि ऋषिकेश से ऊपर रास्ते ही नहीं थे, पैदल रास्ते नहीं थे, क्या तब लीची चना आता होगा नीचे से, तब वहाँ चढ़ता होगा? नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पिताजी बताते हैं कि चौलाई ले करके वहाँ ले जाते थे, बद्रीनाथ ले जाते थे। हमारे इधर के सब लोग चौलाई ले जाते थे, तो चौलाई के लड्डू बनते थे, चौलाई का भोग लगता था। तो हमारे वो हिमालयी क्षेत्र, हमारा जो ऊपर का क्षेत्र, हमारा पूरा पेनखंडा का क्षेत्र है, हमारा दसोली का ऊपरी क्षेत्र है, हमारा नंदनगर का ऊपरी वाला क्षेत्र है, हमारा देवाल वाला ऊपरी क्षेत्र है, इसी जनपद चमोली में हमारा पोखरी का ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ चौलाई होती है। यदि उस चौलाई के लड्डू को प्राथमिकता के आधार पर हम ये कहें कि प्रसाद यही चढ़ेगा, तो हमारी महिलाओं के लिए कितना रोज़गार मिल सकता है, कितना रोज़गार मिल सकता है। जोशीमठ की एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मुझे ले गई, उनका प्रसाद देखा मैंने, और वो कहते थे कि हमने जो है 5 लाख का, कोरोना काल के समय की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना काल में उन्होंने 5 लाख का प्रसाद बेचा, 5 लाख का, और कह रहे थे कि हम इस समय हमारा टारगेट है 25 का, अगले साल हमारा करोड़ों तक जाने का है। तो ये चीज़ें, हम इन चीज़ों को सरकार के साथ तालमेल करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की भी तो आवश्यकता है। हमारे यहाँ बुरांस है, बुरांस के जंगल है, बुरांस का जूस कितना औषधि गुण युक्त है, मगर उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। हमारे पास जो जंगली आंवला होता है उसमें कितने औषधि गुण हैं, उसको बाजार तक ले जाने की आवश्यकता। हेड़ा है, बहेड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी जड़ी बूटियों से भरा हुआ पूरा खजाना हमारे पास है। उसका शोधन, उसका उचित मार्केट और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने तक आकर्षित करना। फिर दूसरी और बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ जो ऊपरी हिमालयी क्षेत्र है उस पर हमें उद्यान विभाग से उद्यानीकरण यदि हम करेंगे, हम जो है फलदार वृक्षों को लगाएंगे, तो हमारी आजीविका तो कहाँ पहुँच जाएगी, हम कहाँ समृद्ध हो जाएंगे। हमारे यहाँ पानी पर्याप्त है, हमारे यहाँ जलवायु पर्याप्त है, हमारे पास उच्च हिमालयी क्षेत्र है, हमारे पास तो खजाना पड़ा हुआ है, उसको नया रूप देने की आवश्यकता है। नए बाजार के रूप में, जैसे आज सब ग्लोबल हो रहा है, हमको उस तक जोड़ने की आवश्यकता है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस शब्द को अक्सर सब लोगों के पास बोलता हूँ, माता बहनों के पास बोलता हूँ कि मोदी जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, और लोकल चीज़ को प्रमोट करो। और जब आप बद्रीनाथ की यात्रा में आते हैं, किसी देश विदेश से, कहीं से भी आते हैं, किसी राज्य से आते हैं, यहाँ से एक चीज़ समूह के रूप में ले जाइए, तो वो चीज़ हमारे आकर्षण हो, उस चीज़ में लगे कि ये बद्रीनाथ से ले गए हैं, बद्रीनाथ विधानसभा से ले गए हैं। ये ऐसी चीज़ रखें, अपने घर में पहचान के रूप में रखें, अपने घर में सजावट के रूप में रखें, तो ऐसी चीज़ तक जाने की आवश्यकता है। बस ये मेरी प्राथमिकता होगी। बात आप देखते होंगे कि हमारा अक्सर सब पलायन शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, तीनों चीज़ों से। रोज़गार के लिए मैंने कह दिया कि हम रोज़गार परक योजनाओं को लाएंगे आगे, और रोज़गार परक योजनाओं को ला करके यहाँ के नवयुवक को, यहाँ की मातृशक्ति को रोज़गार देने वाला बनाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ।
दूसरा, हमारी सड़क की कनेक्टिविटी ठीक ढंग की नहीं है। हमारे यहाँ कल्पेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो 6 महीने सड़क बहुत अस्त व्यस्त रहती है। उसको सुचारू रूप से हमेशा 12मासी कैसे बने, इस और आवश्यकता। एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसी सभी सड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं की भी हो, मेरे गांव की हो, किसी गांव की हो, 12मासी सड़कें हो तो आदमी कभी भी जाएगा तो अपने व्यवधान पैदा नहीं होगा, उससे भी लोगों का जुड़ाव होगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी अच्छी भरपूर स्थिति में नहीं है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग, जब मैं जिलाध्यक्ष था तब भी हमने केंद्र सरकार को लिख करके भेजा था और बहुत मांग रखी है। सभी लोग रखते हैं कि सब लोगों की आवश्यकता भी है कि मेडिकल कॉलेज बने। इस ओर भी हमारा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि मेडिकल कॉलेज बने। हमारे यहाँ विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं, मगर उनमें रोज़गार परक योजनाओं को, रोज़गार परक पढ़ाई को अनिवार्य रूप से करना होगा, जिससे कि बच्चा पढ़ करके कल को जो है वो रोज़गार परक बन जाए। वो खाली इतनी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं और उन किताबों का जीवन में कोई औचित्य ही नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता जीवन में। हमने भी पढ़ी है, उनका हमें फिर दिखता ही नहीं है। तो इसलिए रोज़गार परक पढ़ाई होनी चाहिए, उस ओर हमारा ध्यान होगा। चलिए, बहुत खूब, क्योंकि समाज को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता होती है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। और जो आपने बातें बताई हैं, वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो इसके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। आपके साथ बहुत मज़ा आया पूरी बातें करके। अब क्योंकि आगे बढ़ेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें और बची हैं, लेकिन ये चिंतन बहुत गंभीर हुआ। इसको थोड़ा हल्के फुल्के में ले जाके, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है भाई, उसका बचपन होता है, और बचपन अगर नटखट न हो तो फिर तो बात क्या है। बिज जी, आपसे जानना चाहूँगा, कोई पुरानी याद, कन्हैया याद हो, चाहे उटंगी याद हो, बचपन की कुछ याद, क्या बोलना, आप क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारी एक काली गाय थी और वो काली गाय जो है दूध देती थी। तो एक तरफ से उसका बछड़ा पीता था थन पर ही, और एक तरफ से मैं पीता था। और वो जब उधर से दूध पीता तो बछड़ा तो अक्सर जो है जो एक जोर से थपकी मारता है, तो मेरे नाक पे लग जाती है इधर से, क्योंकि मेरा भी मुंह उस पर रहता है, तो मेरे इस पर लगती और मैं उधर जाता, उसका कान पकड़ता, उसमें 1-2 थप्पड़ मार देता। फिर माँ कहते क्यों कर रहा भाई तो ऐसा। तो एक नटखट मेरा जीवन का ये भी रहा है। मैं गायों से बहुत प्यार किया मैंने जीवन में। 2 महीने की जब छुट्टी होती थी, मैं गाय के साथ जाता था, गाय के साथ रहता था, और गायों को जो है जो कोई भी घास या पत्ती कोई होती, उसको तोड़ करके गाय को खिलाता था मैं। ये मतलब मेरे गाय के प्रति, बकरी के प्रति मेरा बहुत लगाव रहा, बहुत लगाव रहा। चलिए, ये एक रोचक प्रसंग है और आपने हमारे साथ शेयर किया, हास्यप्रद भी है, और साथ ही साथ जो है कि भाई आपका जो आपने गाय माता के रूप में डायरेक्टली आप दूध पी रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आपके जीवन का रोचक प्रसंग है, प्रेरक प्रसंग है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, प्रत्येक राष्ट्र के जो युवा होते हैं, उस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उस देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, पर कतक भाई युवा जो है नशे की ओर चले जाते हैं। नशे के विरुद्ध आपका संदेश, और युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आज दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। हमारे सब लोगों का संकल्प है कि 2047 तक देश जो है विश्व में जो है नंबर 1 बनेगा, ख्याति प्राप्त रहेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। और दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे नौजवानों को कुछ लोग अपने चंद स्वार्थों के लिए भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं, नशे की ओर धकेल रहे हैं, अपना बिजनेस देख रहे हैं, अपना व्यवसाय देख रहे हैं। उन बच्चों के जीवन के ऊपर जो जहर पिला करके अपने को व्यवसायी बना रहे हैं, व्यवसायी करके अपना पैसा अर्जन कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। और मैं आपको ताजुब करेंगे पुंडीर जी, मैं जब 14 या 15 वर्ष का होगा, कभी मेरे गांव में आइए, मेरी उम्र के जितने भी अभी तो बुजुर्ग होंगे, 14-15 वर्ष का होगा, तो हमने दारू बंद करने के लिए गांव में क्या होता था कि बहुत हाई एल्टीट्यूड में उस ज़माने में लोग घरों में कच्ची दारू बनाते थे। खुल के बोल रहा हूँ मैं, ऐसी मैं ये इसको कोई अन्यथा न ले। तो हमने नोटिस जारी किया, कौन कर रहे हैं, 15 वर्ष से नीचे का बच्चा नोटिस जारी कर रहा है कि ये दारू नहीं बनाएंगे, आप दारू नहीं बनाएंगे, आप दारू नहीं बनाएंगे, आप दारू बनाएंगे। तो इतने दिन का मोहलत दे के हम फिर चेक करने आएंगे। हम चेक करने चले गए। बड़ा ताजुब करोगे आप कि उस उम्र के हम जो है 45 से 50 बच्चे थे, और उस उम्र के उनके घरों के भी बच्चे हमारे साथ थे। उन्होंने कहा वास्तव में दारू नहीं बननी चाहिए।
तो ये बड़ा विचित्र घटना है। मात्र हमारे गांव में एक जिद्दी परिवार था, किसी राजनीतिक संरक्षण के व्यक्ति के साथ संरक्षित था, इसलिए वो दमंगई सब उसी ने दारू बनाई, और उसका जो दारू बनाने के जितने भी यंत्र तंत्र थे सब हमने घर से निकाल करके और पंचायत घर में जमा कर दिया। आज भी संभवतः मेरे को लगता है कि भगत जी के यहाँ होगा वो, मेरे को लगता है भगत जी हमारे एक गांव के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो उनके घर में उस समय तो वो बच्चे ही थे, तो उनके घर में जमा है। तो हमने दारू पूर्ण बंद उस ज़माने में की। मतलब कल्पना को, मैं 15 वर्ष की उम्र में मेरी क्या स्थिति होगी। मैं तो बहुत विरोधी हूँ ये नशे का, इस कुरीतियों का, कुप्रथाओं का, जो समाज को बहुत वो कर रही है। और दूसरा, आपकी नेव फाउंडेशन, बहुत बहुत आभार करता हूँ मैं आपका। हम चैनल बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग समाज सुधार कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार से आप विद्यालयों में जा कर के, जिस प्रकार से आप समाज में जा कर के, युवाओं के बीच जा कर के और लोगों को टेक्निकली भी बता रहे हैं कि भाई कि इस तरीके से इसका दुष्परिणाम ऐसा भी होगा, और उस समय तुम्हें फिर ऐसा लगेगा। इस तरीके से आप जो आपका अथक प्रयास है, आपकी टीम का पूरी टीम जो आपकी बहुत बड़ी टीम आपकी है, पूरी टीम का जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जो युवा सुधरेंगे, युवा नशा मुक्त होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपके जो स्नेह वचन हैं उससे कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और हम लगातार इस जो हमारा यज्ञ है ये इसमें लगे रहेंगे। हमारे जो पहाड़ की मातृशक्ति हैं, पहाड़ का जीवन, पहाड़ जैसी समस्याएं, मातृशक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उत्तराखंड की मातृशक्ति, जैसे हम देवी के उसमें मंदिर में जाकर के देवी को पूजते हैं, वही स्थान में माताओं को देता हूँ। और हमेशा पुण्य जी, मेरे गांव में मैं जब पढ़ता था बाहर कक्षा 10 में 9 में, तो यकीन करोगे मैं 15 पैसे की पहले एक अभ्यास पुस्तिका आती थी, बहुत पतली सी, उनको खरीद के ले जाता था, और मैंने कहा तुम सब साक्षर होंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे, ऊपर में नाम लिख देता था, और पूरा भरना है तुमने, मैं जब दोबारा आऊँगा तो पूरा भरना है। तो हमारी मातृशक्ति ने, यकीन करोगे, हमारे गांव में उस ज़माने से ही कोई अंगूठा नहीं लगाता, नहीं तो बैठकें होती, कुछ होता तो सारे अंगूठे भर लगते थे। तो ये प्रयास था। तो मातृशक्ति तो यदि ठान लेगी तो 50 वर्ष में भी साइन करने सीखा उन्होंने, 50 वर्ष की उम्र की माताओं ने भी साइन करना सीखा। तो यदि चाहेंगे तो ये हमारा तो पूरा सुबह से लेकर के, हमारी जो दिनचर्या घर की है, सुबह से लेकर के और शाम जब 10-11 बज जाएंगे, सब परिवार के सब लोग, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तब सब सो जाएंगे तल्लीनता से, तब उस माता को सांस आता है कि मेरा घर अब ठीक है, अब मुझे भी सो जाना चाहिए, फिर 4 बजे उठना है। तो सुबह से चूल्हा चौका से लेकर के, घर गृहस्थी से लेकर के, अपना कारोबार से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के, पशुपालन से लेकर के, क्या नहीं उनके पास अध्ययन है, क्या नहीं उनके पास योग्यता है, सब प्रकार की योग्यता है। परंतु हम सब लोगों को प्रयास ये करना होगा। मैं एक बात पुण्य जी बेबाकी से कह रहा हूँ कि आज तक के जितने भी जनप्रतिनिधि बने, जितने विधायक बने, जैसे शब्द कहूँ मैं, बने, तो एक मॉड्यूल बता दें कि मैंने पर्टिकुलर इस न्याय पंचायत या इस ग्राम सभा की महिलाओं को अपने विकास निधि से यहाँ तक ले गया कि उनका नाम आज ख्याति प्राप्त हो गया, वो यहाँ तक ले गया। जनप्रतिनिधि बन करके लीपा पोती में लगना, जनप्रतिनिधि बन करके समाज में वो काम नहीं दिखाना जो दिखता है, फिर सहारे लेते हैं, राजनीतिक दलों के सहारे लेते हैं, अन्य प्रकार के सहारे लेते हैं, मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इन बातों के खिलाफ हूँ कि जो व्यक्ति सहारे लेकर के राजनीति करता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज को पीछे धकेल रहा है। हमको समाज की सेवा करनी होगी, हमको युवाओं के साथ जुड़ करके उनके मनोबल को देखना पड़ेगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको अध्ययन करना पड़ेगा, उनके साथ चलना होगा। मातृशक्ति को क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको उठाना होगा। यदि हम इतना 2-3 काम हम कर दें तो मुझे ही नहीं लगता कि कोई कहेगा कि जनपद चमोली से पलायन हो रहा है, बद्रीनाथ विधानसभा से बहुत पलायन हो रहा है, लोग खेती से जुड़ाव नहीं है। जब लोगों का लगाव होगा, लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको आधुनिक कृषि की ओर ले जाना है, आधुनिक विपणन व्यवस्था की ओर ले जाना है। सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, उनसे लाभ दिलाना है, बीच में बिचौलिए न रहे, बीच में कोई मीडिएटर न रहे, उससे जो है बीच की जो दलाली जो होती है वो बंद हो। यदि ऐसी स्थितियां होंगी तो ये हमारा उत्तराखंड में पहली ऐसी विधानसभा होगी बद्रीनाथ
ये जो सिरमौर पे होगी और संपन्न होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी बातें हमारे साथ करने के लिए, अपने जीवन की जो बातें हैं शेयर करने के लिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। बहुत सारी यादें, खट्टी मीठी यादें आपके बारे में। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी सारे लोग इससे मोटिवेट होंगे और समझेंगे कि अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है तो संघर्ष जरूर करना होगा और लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि प्रयास ही संघर्ष तक का रास्ता बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते नेटवर्क फाउंडेशन NH परिवार के लिए आपका एक संदेश। बस मेरा संदेश ये है, जिस प्रकार से आप एक तो गढ़वाली भाषा ते प्रमोट करना, गढ़वाली भाषा ते संरक्षण देना। मेरा प्रयास रहा कि बहुत से मैं भी कहीं बड़ो बड़ो मंच पर जो भी मेरे अपनी लोकल भाषा है गढ़वाली में जे भी प्रकार भाषा है जैसे लोग समझ सको ते भाषा का प्रयोग करो। एक तो तुम्हारी यो सबसे बड़ा पुण्य काम है कि जो संस्कृति है, जो हमारी बोली भाषा ते बढ़ावा देना निय फाउंडेशन। दूसरा जो आपक जो कि नशा मुक्ति को जो बहुत बड़ा अभियान लियो अपना हाथ में, बहुत सारा माफिया लोग भी तुम्हारे पिछाड़ पड़ जाला और बहुत सारा सुकल्ला, मगर तुम ते चीज़ों से तुम घबराना नहीं जाओ। हम जन समाज सेवी, हम जन बहुत सारा लोग आप दगड़ जुड़ा और ये संकल्प है आगे बढ़ लो। तीसरी चीज़ जो आप लोगों की जो कुरीतियाँ है समाज में, तो कुरीतियों से दूर करने वास्ते जो तुम्हारे जो प्रयास है, चाहे वो नारी शिक्षा पर हो, चाहे रोजगार पर हो, चाहे जन जागरूकता पर जो भी काम है, तो ये काम में और डाली लगोण आप जो सबसे बड़ा उद्देश्य भी पर्यावरण सुधारने वास्ते जो आप काम करना चाहो, तो मैं तुम बड़ा जन फिल्म में भी दिखाई कि भाई वो जंगल में आग लगनी तो जंगल सारो नष्ट हो जानो, खत्म हो जानो। ये सब चीज़ों से बचना थे। जो तुम्हारे जो प्रयास है, ये प्रयास के वास्ते सब लोगों को जोड़ने चाहिए, अपना अपना प्रयास करना चाहिए, अपना अपना स्तर पर प्रयास करना चाहिए। और आप लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपको जो उद्देश्य से तो उद्देश्य की जल्दी पूर्ति हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उम्मीद करते हैं कि आज श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी की जीवनी के माध्यम से कई सारे लोग प्रेरणा लेंगे। इस साक्षात्कार को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर भेजें। आप देख रहे हैं NH परिवार, NH प्रोडक्शन की व्यक्ति विशेष सीरीज। नमस्कार।